गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस कोरोना से संबंधित जो माहौल एक बना हुआ है, इसमें बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इस बात को लेकर कि क्यों नहीं हम अपने इन विषयों का फ़ायदा बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा मैं उनके घर बैठे वहाँ तक मैं पहुँचा सकूँ। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। इससे पहले कि मैं आगे का पढ़ाई का पाठ्यक्रम मैं शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने विषय में कुछ परिचय आपको मैं दे दूं। तो मेरा नाम योगेश कुमार ओझा हुआ। हमारी शिक्षा भागलपुर यूनिवर्सिटी TNB कॉलेज भागलपुर से मैंने वहां से मास्टर की डिग्री की, PG मैंने वहां से किया। फिर वहीं से मैंने TNB से लॉ भी किया, LLB की मैंने डिग्री भागलपुर से ली। साथ ही साथ वहाँ से आने के बाद मुझे एक ऐसा मौका मिला कि मुझे DAV में सेवा प्रदान करने का एक एज ए शिक्षक के रूप में, एज ए टीचर के रूप में मैंने DAV संस्था में करीब 20 साल मैंने वहाँ अपनी सेवा दी है। बच्चों को शिक्षा प्रदान किया और बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा। और वो चूँकि एक CBSE स्कूल है, DAV संस्था आप सभी को पता है, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी जो हैं वो शायद इस चैनल को देख रहे होंगे, तो शायद वो मुझे देखते ही वो भी अनुभव करते हैं कि हाँ, सर का एक बार फिर से पुनः एक साक्षात्कार हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमने जो शिक्षा उन्हें प्रदान की, वही शिक्षा इस माहौल में जो कि कोरोना से संक्रांत है, ऐसे वातावरण में जो बच्चे इस संस्कृत विषय को जो लेकर भी बीच मझधार में फंसे हुए हैं, उनसे कुछ निकाला जा सके, उनसे कुछ उन्हें उबारा जा सके। ये चाहता हूँ कि पहले अभी जो मैं क्लास चलाऊँगा, जो हमारे क्लासेस होंगे, इसमें अभी मैं क्लास 9 और क्लास 10 फ़िलहाल मैं इन दोनों क्लासों को मैं कवर करूँगा। और आगे चलकर न केवल 9-10 बल्कि 6, 7, 8 जो जूनियर क्लासेस के जो सिलेबस हैं, जो बुक है, उन्हें भी मैं इसमें आपके लिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा इस अपने ओझा सर चैनल के माध्यम से। इसलिए आप इस बात को निश्चिंत रहें। और 9-10 में चूँकि इसलिए मैं पहले उठा रहा हूँ चूँकि 10 के बच्चे बोर्ड में होते हैं और उसका सबसे बेसिक चीज़ जो होता है वो 9 होता है। और 9 से भी पहले ऐसी चीज़ जो चूँकि हर क्लास एक दूसरे से लिंक होता है। अब 9 में जो सिलेबस पाठ्यक्रम हम पढ़ते हैं उसका बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो क्लास 10 के सिलेबस से वो लिंक होता है। जैसे कि हम प्रत्यय पढ़ते हैं या वाच्य पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो शब्द रूप धातु रूप जो हम 9 में पढ़ते हैं, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रयोग हम प्रत्यय के माध्यम से और वाक्य के माध्यम से क्लास 10th में देखते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि हमें जो चीज़ हमने 9 में पढ़ा, जैसे वर्ण पढ़ते हैं या वर्ण उच्चारण पढ़ते हैं, तो जहाँ आप हलंत संधि क्लास 10 में पढ़ेंगे या 9 में भी पढ़ेंगे, तो इन सब का एक दूसरे से लिंक होता है। बिना उसके हम आगे की चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो फिलहाल 9 और 10 हम देखेंगे और पूरे सिलेबस को, इसके लिए आप इस श्योर रहें, आपको कहीं नहीं जाना है। जब मैं ये क्लास अपना मैं शुरू करूँगा तो सारा कुछ आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करूँगा। क्योंकि अभी मैं व्याकरण इसलिए शुरू किया ताकि आपके बुक को समझने में, टेक्स्ट बुक को समझने में, पढ़ने में, जो कि सेमुशी आपका बुक क्लास 10 में और 9 में पार्ट 1 और पार्ट 2 सेमुशी चलता है, तो उसको पढ़ने में आपको कहीं कोई परेशानी ना हो, समझने में, गद्य को समझने में कहीं कोई आपको दुविधा नहीं हो। तो ये ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने व्याकरण को शुरू किया ताकि पहले व्याकरण समझ लेंगे। तो चूँकि संस्कृत एक बड़ा ही वैज्ञानिक भाषा है और उस वैज्ञानिक भाषा को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके एक एक फॉर्मूले को, एक एक व्याकरण की छोटी छोटी चीज़ों को आप उसको बारीकी से समझें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहीं उसमें परेशानी नहीं होगी। इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं कोई डाउट हो तो उस डाउट को हमारे इस चैनल में आप कमेंट के माध्यम से अपनी शंका का समाधान, अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। मैं उसका क्लैरिफिकेशन जो है वो मैं आपको दूंगा। यदि आपको कहीं भी कुछ समझने में, जो मैं इस क्लासेस में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, दे रहा हूँ, उसमें यदि कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप इससे दूर कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अभी मैं फ़िलहाल
झारखंड गवर्नमेंट के सेवा में हूँ यहाँ भी, तो 5 साल का इधर भी मेरा अनुभव हुआ है। तो इस प्रकार से मेरा 25 साल का, 20 साल CBSE में और 5 साल इधर झारखंड बोर्ड में पढ़ाने का अपना एक अनुभव है, जो मैं चाहता हूँ कि ये अनुभव हमारे बच्चों को मिले और उस अनुभव को बच्चे लेकर एक अच्छी अपनी परफॉर्मेंस को सामने रखें, अपने जीवन को इस संस्कृत विषय को रख करके एक अच्छे मार्क्स से वो पास करें, अच्छे मार्क्स उठाएं। उन्हें भी लगे कि मैंने एक ऐसा विषय रखा है जिसमें मुझे कभी पछताने का मौका नहीं मिला। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग फ़िलहाल क्लास 9 में मैं चाहता हूं कि पहले जो सिलेबस है 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स में से आपको पता होगा कि टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन में प्रश्न पत्र आपको आते हैं 100 मार्क्स के। इसमें 100 मार्क्स में 20 नंबर का तो स्कूल से प्रैक्टिकल के मार्क्स भेजे जाते हैं, तो टोटल आपका 80 नंबर का प्रश्न पत्र आपको आता है। और ये 80 मार्क्स में ये 4 पार्ट होते हैं। इन्हीं 4 पार्टों में ये आपका 80 मार्क्स का डिवीज़न होता है, जो कि अभी आपको मैं बताता हूँ। इसमें ये है अपठित गद्यांश, पहला होगा। दूसरा खंड ख होता है, ये खंड क हो गया। खंड ख में है रचनात्मक लेखनम, रचनात्मक लेखनम। खंड ग में होता है आपका अनुप्रयुक्त व्याकरणम, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। और खंड घ होता है पठित अवबोधनम, पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम, ये 4 पाठ है। इन 4 भागों से खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ, इन 4 पाठ से आपके प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल जिस पाठ को हम लोग उठाएंगे वो है खंड ग। ये सबसे इम्पोर्टेंट खंड होता है, क्योंकि बिना इसके आप बाकी को समझने में काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको संस्कृत में सबसे कोई पहला चीज़ होता है तो व्याकरण होता है। उस व्याकरण के बेसिक ज्ञान को यदि आप समझ लेते हैं तो फिर आपकी समस्या का समाधान, ये सारे पार्ट जो है आप बहुत सारी आसानी से आप समझ सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इन सभी मेरा प्रयास रहेगा कि बुक को भी आपको मैं कवर करूं और जो पार्ट है उसे भी मैं कवर करूंगा। फिलहाल अभी हम ग्रामर शुरू कर रहे हैं, जिनमें कि आपको ध्यान से देखना चाहिए एक एक पार्ट को। तो चूँकि ये ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग आधा घंटा का एक क्लास रखेंगे पर डे के हिसाब से। आज हम लोग आधा घंटा देखेंगे इसमें, क्योंकि आज पहला दिन है तो कुछ परिचय में और कुछ इधर उधर की बातों में थोड़ा चला गया है। तो मैं चाहूँगा कि फ़िलहाल मैं अभी एक पार्ट में आपका शुरू करूँगा व्याकरण का, और इसे आप ध्यान से देखते चलिएगा। तभी हम लोग अनुप्रयुक्त व्याकरण को हम लोग प्रारंभ करेंगे। अनुप्रयुक्त व्याकरणम। क्लास 9 में जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का आता है वो अनुप्रयुक्त व्याकरण से, यदि हम लोग देखें ग्रामर पोर्शन से, तो आता है आपका वर्ण से संबंधित। चूँकि हम लोग संस्कृत एक भाषा को पढ़ते हैं और आपको पता है कि किसी भी भाषा का निर्माण कैसे होता है। पहले हम लोग वर्ण को जानते हैं, अक्षर का बोध करते हैं, जैसे क है, ख है, ये सब क्या है, क है ना, ख है, ग है, ये सब एक वर्ण है। और इन वर्णों के संयोग से फिर हम लोग एक शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द बनता है, फिर अनेक शब्दों को जोड़ करके हम लोग एक वाक्य बनाते हैं। और जब एक वाक्य बन जाता है तो फिर उसी प्रकार से अनेक वाक्यों को जोड़ करके हम लोग एक गद्य बनाते हैं, और वही गद्य जो है भाषा के रूप में उसका हम लोग प्रयोग करने लगते हैं।
और उस भाषा में फिर कोई कर्ता होता है, तो कोई क्रिया होती है, तो कोई विशेषण होता है। लेकिन किसी भी भाषा को बोलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? कम से कम क्या होना चाहिए? एक कर्ता का होना जरूरी है और एक क्रिया का होना जरूरी है। कम से कम छोटा से भी छोटा आप वाक्य यदि आप बनाना चाहते हैं तो उस वाक्य को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उस वाक्य में कम से कम एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। जैसे राम खाता है, तो राम कर्ता हो गया और खाता है क्रिया हो गया, खाना क्रिया हो गई। तो इसमें क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि आप जब चूँकि भाषा पढ़ते हैं तो इसके लिए भाषा को जानने के लिए पहले वाक्यों को सीखना जरूरी होता है। और इस प्रकार से यदि आप वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं, उसके ट्रांसलेशन को अपने आप में बना चुके हैं, तो ट्रांसलेशन की पद्धति समाप्त हो गई है। अब जो भी है सब अनुप्रयुक्त व्याकरण होता है, मतलब प्रैक्टिकली आप उसको कैसे यूज करना है उस व्याकरण को। पहले क्या था, पुरानी जो पद्धति थी हमारे संस्कृत की, वो ट्रांसलेशन की व्यवस्था थी कि किसी चीज़ को डायरेक्ट वो ट्रांसलेशन कर लेते, उसमें मार्क्स रहते थे। अब क्या है कि उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने भाषा में, है ना, जिस प्रकार से कि आप इंग्लिश में भी आप उसको यूज़ करते हैं, तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी है कि जैसे ये कम्युनिकेशन के रूप में कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, उसको कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, आप व्यवहारिक तौर पर उसको कैसे प्रयोग करेंगे। तो इस पद्धति को व्यवहारिक तौर पर जानने की पद्धति को वो बताता है। तो फिलहाल हम लोग यदि वर्ण को देखें तो इस वर्णों का परिचय आपको किन किन वर्णों को जोड़ करके कैसे कैसे अक्षरों का निर्माण, शब्दों का निर्माण होता है, तो वर्णों को जोड़ करके शब्दों को बनाना या फिर शब्दों को तोड़ करके अलग अलग वर्णों में उसको विभाजित करना, एक तो ये प्रश्न होता है। और दूसरा होता है उच्चारण स्थान से संबंधित। इन दोनों चीज़ों को देखते हैं, बहुत ही आसान है। ये क्लास 5वीं 6वीं में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्णों को जोड़ करके किस प्रकार से शब्दों का निर्माण हम लोग करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे कमल का हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, क हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ, ल हलंत प्लस अ प्लस म हलंत, क म लम। आप देखेंगे कि किसी भी, चूँकि हम लोग वर्णों को आप पढ़े हैं, जूनियर क्लासेस की ये बातें हैं, इसलिए मैंने उसकी विशेष चर्चा नहीं किया है। इसमें क्या है कि वर्णों के लिए हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसी भी यदि आप शब्द का निर्माण करते हैं तो उसके लिए स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो स्वर वर्ण में अ, आ, ई, उ इत्यादि, इस सभी के सभी 13 स्वर वर्ण हैं और बाकी जो 46 जो है वो व्यंजन वर्ण होते हैं। तो इन व्यंजन वर्णों का और स्वर वर्णों का ज्ञान आपको पूर्व में ही आपको हो चुका है, इसलिए उसकी हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल जो है हम लोग ये वर्णों का निर्माण देखते हैं, जैसे कि सबको मैंने, जैसे ये व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया, तो इस प्रकार से मिला करके हमने क्या निर्माण किया, कमलम, ये शब्द बना कमलम। इस प्रकार से आपको 2 मार्क्स का वर्णों को जोड़ने और अलग करने के लिए क्वेश्चन होता है और 3 नंबर का होता है आपका उच्चारण स्थान से संबंधित, ताकि इन वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है इसके विषय में आपको क्वेश्चन होता है। दोनों मिलाकर के आपको 5 नंबर का 5 मार्क्स का इस पोर्शन से आपका क्वेश्चन होता है, सिर्फ वर्णों से संबंधित। तो अभी हम लोग फिलहाल इतना करेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं बाद में।